बच्चों अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ेंगे। बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड को ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड से क्रॉस कराया तो सारे पॉड ऐसे बने थे जिनमें ग्रीन कलर का पॉड था। तो ऐसे ही 7 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पता करा कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स आप जानते हो ना, वो डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जाते हैं सेल के अंदर। यानी कि ये अगर आपकी एक सेल है ना, सेल के अंदर डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। डिस्क्रीट यूनिट्स का मतलब सेल के अंदर यूनिट्स होती हैं बच्चों। यूनिट्स का मतलब जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि ये हो गई, ठीक है, ये कोई यूनिट है सेल के अंदर। अब मेंडल को ये नहीं पता था इसका केमिकल नेचर क्या है और ये कहाँ लोकेटेड है, तो उसने कहा कि सेल के अंदर ही कुछ होता है, तो उसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर। और ये जो फैक्टर होते हैं बच्चों वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये पेयर में, ठीक है, ये पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये पेयर ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब है बच्चों ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये अलग अलग यूनिट है। एक यूनिट ऑफ फैक्टर्स ये रही, एक यूनिट ऑफ फैक्टर्स ये रही, एक यूनिट ऑफ फैक्टर्स ये रही। इसका मतलब ये होगा कि एक यूनिट किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, दूसरी यूनिट किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगी, समझ गए। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और हो सकता है ये दोनों एक जैसे हों तो उनको हम होमोजाइगस बोलते हैं, और हो सकता है ये दोनों अलग अलग हों, है ना, मतलब एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग वेरिएशंस हों तो उनको हम हेटेरोजाइगस बोलते हैं। और जब हेटेरोजाइगस की कंडीशन आती है बच्चों, मान लो ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का एक एलील है और ये उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का दूसरा एलील है, पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो बच्चों इनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, डोमिनेंट का मतलब मेंडल ने सिर्फ इतना बताया था कि जो आपको दिखाई दे वो डोमिनेंट ट्रेट होगा और जो आपको दिखाई ना दे वो रिसेसिव ट्रेट होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड को जब ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड से क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बने उनका सबका पॉड का कलर ग्रीन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्रीन कलर डोमिनेंट ट्रेट है, येलो कलर रिसेसिव ट्रेट है ना। यानी कि डोमिनेंट ट्रेट ग्रीन है और रिसेसिव ट्रेट येलो है। तो उन्होंने बोला जो डोमिनेंट ट्रेट है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करो। तो इसको मैंने दो फैक्टर से डिनोट कर दिया। ये पेयर ऑफ फैक्टर हो गए कैपिटल जी, और इसको मैंने स्मॉल जी से डिनोट कर दिया, है ना, क्योंकि वो रिसेसिव है। अब बच्चों ये ट्रू ब्रीडिंग है तो होमोजाइगोट वाली कंडीशन है, तो यहाँ इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपकी मर्जी है। एनसीईआरटी ने वाई वाला अल्फाबेट यूज करा है। तो बच्चों अब ये सारे के सारे ग्रीन आए हैं और इनका जीनोटाइप क्या बना था, कैपिटल जी स्मॉल जी, और एनसीईआरटी में इन्होंने वाई यूज करा है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप बना था। तो बच्चों ये हेटेरोजाइगोट कंडीशन है। तो जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है तो डोमिनेंट और रिसेसिव का खेल होता है। जो फिनोटाइप दिखे वो वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है और जो फिनोटाइप ना दिखे वो वाला एलील रिसेसिव होता है। तो यहाँ पे ग्रीन वाला डोमिनेंट है, येलो वाला रिसेसिव है, क्योंकि येलो वाला दिखाई नहीं दिया। अब देखो यहाँ कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये कह रहा है ग्रीन बनाओ, ये कह रहा है येलो बनाओ। प्लांट ने किसकी सुनी, प्लांट ने इसकी सुनी। इसका मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पर मेंडल कभी भी इस बात का कारण नहीं बता पाए कि प्लांट ने ग्रीन की ही क्यों सुनी, प्लांट ने येलो की क्यों नहीं सुनी, है ना। जैसे स्टेम हाइट के केस में प्लांट F1 जनरेशन में सारे टॉल बने थे, तो टॉल की ही क्यों सुनी प्लांट ने, टॉल वाले एलील की ही क्यों सुनी, ड्वार्फ वाले की क्यों नहीं सुनी। ड्वार्फ क्यों नहीं बने, क्योंकि ट्रेट तो दोनों प्रेजेंट थे। तो बच्चों इस चीज का वो कारण नहीं बता पाए थे, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो बच्चों जैसे एक्सपेरिमेंट्स मेंडल ने करे थे वैसे ही एक्सपेरिमेंट आगे आने वाले कुछ साइंटिस्ट ने भी करे थे, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों एक प्लांट स्नैपड्रैगन पर। बच्चों ये जो स्नैपड्रैगन प्लांट होता है इसका बायोलॉजिकल नेम होता है एंटीराइनम। बुक में एंटीराइनम SP डॉट लिखा हुआ है। SP डॉट का मतलब हुआ स्पीशीज अनस्पेसिफाइड, कि उन्होंने सिर्फ यहाँ पे जीनस का नाम लिखा है, स्पीशीज का नाम नहीं लिखा है। स्नैपड्रैगन बच्चों ऐसा पौधा होता है जिसमें फूल आते हैं। नेचर में आपको 2 तरह के स्नैपड्रैगन की वैरायटी मिल जाती है, 3 तरह की। एक जिनमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, एक जिनमें रेड कलर के फूल आते हैं और एक जिनमें पिंक कलर के फूल आते हैं। मतलब
फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है और उसके नेचर में 3 ट्रेट्स प्रेजेंट हैं, व्हाइट कलर, रेड कलर और पिंक कलर। तो बच्चों साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक स्नैपड्रैगन का प्लांट लिया जिसके ऊपर रेड कलर के फूल आते थे, ठीक है, और एक स्नैपड्रैगन का फूल लिया बच्चों जिसके ऊपर व्हाइट कलर के फूल आते थे। बच्चों ये जो प्लांट लिया उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग लिया था और ये वाला प्लांट भी उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग ही लिया था, ठीक है। पिंक वाला ट्रू ब्रीडिंग नहीं लिया था उन्होंने, पिंक वाला ट्रू ब्रीडिंग हो नहीं पाया था उनसे। रेड वाला ट्रू ब्रीडिंग हो गया था और व्हाइट वाला ट्रू ब्रीडिंग हो गया था। ट्रू ब्रीडिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। अब बच्चों क्या किया उन्होंने इसका क्रॉस कराया, ये रेड है और ये है व्हाइट। बच्चों जब इन्होंने इन दोनों का क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में बच्चों पिंक कलर के फूल मिले। ऐसे प्लांट की वैरायटी बनी जिनमें पिंक कलर के फूल आते थे। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ये तो हो गया बच्चों क्रॉस। अब इन्हीं का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, इन्हीं का इन्हीं से क्रॉस कराया, तो बच्चों 25% प्लांट्स ऐसे बने थे जिनमें रेड कलर के फूल आते थे, ठीक है। 50% प्लांट्स बच्चों ऐसे बने थे जिनमें व्हाइट कलर के फूल आते थे, सॉरी 50% बच्चों ऐसे बने थे जिनमें पिंक कलर के फूल आ रहे थे, है ना। और 25% बच्चों ऐसे बने थे जिनमें व्हाइट कलर के फूल आ रहे थे, ठीक है। 25% रेड थे, 50% पिंक थे और 25% बच्चों व्हाइट कलर के फूल थे। अब यहाँ पर कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है ये पता करना तो मुश्किल है। मेंडल ने क्या बोला था, जो F1 जनरेशन में दिख जाए ट्रू ब्रीडिंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को अगर हम क्रॉस कराएं तो F1 जनरेशन में, ये रही आपकी F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में बच्चों जो दिख जाए वही आपका डोमिनेंट ट्रेट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर तो पिंक दिखाई दिया, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो बच्चों इनमें से किसी को भी डोमिनेंट मान लो, किसी को भी रिसेसिव मान लो। रेड वाले को डोमिनेंट माना, ठीक है, रेड वाले को डोमिनेंट माना और फ्लावर के कलर वाले ट्रेट कैरेक्टर को R से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो बच्चों होगा कैपिटल R और इसका जीनोटाइप होगा बच्चों स्मॉल r। F1 जनरेशन लाने के लिए आप कैपिटल R का स्मॉल r से क्रॉस कराओगे तो क्या बनता है बच्चों, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। ऐसा लग रहा है बच्चों जैसे ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर कैसा होता है, रेड कलर से थोड़ा सा हल्का कलर होता है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें रेड कलर थोड़ा हल्का बना है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो ट्रेट है, एक ही फैक्टर है जो रेड कलर बता रहा है और एक फैक्टर है जो व्हाइट कलर बना रहा है। तो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे रेड कम है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा हल्का कलर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बट इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करें, कौन करे आके एक्सप्लेन, ठीक है। इनसे जो फिनोटाइप बनना कौन सा चाहिए था, जो डोमिनेंट होता है, या तो रेड बनता है या फिर व्हाइट बनता। बट यहाँ पे तो कोई डोमिनेंस दिखाई नहीं रहा, तो यहाँ पर बन रहा है बच्चों पिंक। और F2 जनरेशन कैसे आई, जब F1 जनरेशन का क्रॉस पॉलिनेशन करा, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन करा, यानी कि कैपिटल R स्मॉल r वाले को खुद ही से पॉलिनेट करा दिया, तो इस तरह की प्रोजेनी बनी है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमने देखा है कि 25% रेड बने हैं, कि कैपिटल R रेड को बता रहा है। चलो ये वाला तो हो गया बच्चों रेड, ठीक है। क्या स्मॉल r बच्चों व्हाइट को बता रहे हैं, ये हो गया बच्चों व्हाइट। ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r, और इनका प्रोपोर्शन भी 50% है, तो ये किसको बताएगा, ये बता देगा बच्चों पिंक को, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो जीनोटाइप का रेशियो है, जीनोटाइप का रेशियो क्या है बच्चों, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r। जीनोटाइप का रेशियो है बच्चों 1:2:1, और रेड पिंक व्हाइट का भी रेशियो कैसा है 1:2:1, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने, अभी तक हमारे पास इतनी ही थ्योरी है, इतने ही प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की।
एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। रेसेसिव वाला दिखाई नहीं देगा, डोमिनेंट वाला अपनी पूरी ताकत से दिखाई देगा। बट यहाँ पे डोमिनेंट वाला पूरी ताकत से नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, पिंक कलर दिखाई दे रहा है, रेड से थोड़ा हल्का कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा इसको हम बोलते हैं, इस वाले पर्टिकुलर केस को जहाँ पे डोमिनेंट वाला अपनी पूरी ताकत से दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये हर किसी में ऑब्जर्व नहीं होती, ये डिपेंड करता है आपने कौन सी स्पीशीज का कौन सा कैरेक्टर लिया है, इस बात पे डिपेंड करता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होगी या फिर कंप्लीट डोमिनेंस शो होगी। कंप्लीट डोमिनेंस वो वाली जो मेंडल ने बताई थी, ईदर वन इज डोमिनेंट और द अदर इज रिसेसिव, नीदर बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट, है ना। तो बच्चों मैं इसको इरेज कर रही हूँ, अब मैं इसको मॉडर्न तरीके से समझाती हूँ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फिर हमें ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला केस समझ आएगा, इसे नोट कर लो बच्चों। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए की जो लंबी थ्रेड होती है उसका गुच्छा होते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। और हमारे सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ऐसे ही अलग अलग स्पीशीज के सेल्स में अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे ही बच्चों एंटीराइनम स्पीशीज में भी कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो होते होंगे, और क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एंटीराइनम स्पीशीज का एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। जैसे मान लो ये nth पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये पेयर में दोनों क्रोमोसोम्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। एक जैसी शेप और साइज हमें देखने को मिलती है। बच्चों क्रोमोसोम्स डीएनए की लंबी सी थ्रेड है, ये डीएनए है ना, ये लंबा सा डीएनए है। ये किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और दूसरी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से ये जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इस तरह का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो बच्चों यहाँ पर एटीजीसी एटीजीसी इस तरह का सीक्वेंस होता है ना। तो बच्चों यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में एक सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। इस पर्टिकुलर रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारा जो डीएनए की लंबी सी थ्रेड है, उसके अलग अलग पैचेस, उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं बच्चों? ये वाला जो सेगमेंट है इतना सा, ये एक एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से फिर बच्चों प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये प्रोटीन हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये प्रोटीन डिसाइड करता है कि अब क्या काम करना है ना। तो इन्हीं अलग अलग तरह के प्रोटीन की वजह से, जैसे हेयर का कलर आ गया, केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन यहाँ पर हो गया, है ना, कोलाजन प्रोटीन बन गया, इलास्टिन प्रोटीन बन गया। तो ये अलग अलग तरह के प्रोटीन, और ये सारी प्रोटीन क्या है? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना बच्चों, ये प्रोटीन डीएनए ही बनाते हैं, डीएनए ही इंफॉर्मेशन देते हैं अपनी एमआरएनए में, और फिर एमआरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। और उनसे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारे को दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर का कलर है, ठीक है, हेयर का कलर बच्चों ब्लैक है। अब ये किसी पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से आता होगा, और वो पिगमेंट कोई हो सकता है किसी प्रोटीन या फिर एंजाइम की मदद से बनता हो, है ना, या फिर वो खुद ही प्रोटीन हो, जो भी कुछ हो, सॉरी, वो जो पिगमेंट हो वो किसी एंजाइम जो कि एक प्रोटीन हो उसकी मदद से सेल में फॉर्म होता हो। मतलब प्रोटीन हो सकता है ना एक एंजाइम, लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि ये वाला सेगमेंट ऐसा एंजाइम बनाता हो जो किसी कंपाउंड ए को कंपाउंड बी में बदल देता हो, और वो कंपाउंड बी हमारे बालों को रेड कलर का पिगमेंट देता है। समझ गए ना, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारी बॉडी की केमिस्ट्री काम करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर मान लो मैं ये छोटा सा सेगमेंट कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट। अब मेंडल ने क्या बोला था कि फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। उनके जो फैक्टर्स थे बच्चों, वो हमारे जीन है एक्चुअली, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने लॉजिकली डेसिफर किया था, लॉजिकली ये निकाला था कि फैक्टर जो होते हैं वो हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें नहीं पता था वो होते क्या, तो हमें पता है वो जीन होते हैं।
अब ये दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पर इस मान लो इस क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर लोकस पे, लोकस माने इस पर्टिकुलर जगह पर ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो इसका जो पेयर वाला क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम का जो पेयर है ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के भी इसी लोकस पे यही वाला फैक्टर प्रेजेंट होगा, यानी कि ये हो गए बच्चों पेयर ऑफ फैक्टर्स, जो हमारे पेयर ऑफ जीन्स हैं। अब ये दोनों जीन्स क्या हैं, एक जैसे जीन्स हैं, या फिर हो सकता है तो हम बोलेंगे होमोजाइगोट्स हैं, हो सकता है दोनों जीन बच्चों अलग अलग हों, है ना, उसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के पर थोड़ा सा वेरिएशन हो, तो हम इन्हें बोलेंगे बच्चों हेटेरोजाइगोट, ठीक है। तो ये क्या है, मेंडल ने बोला था ये पेयर ऑफ फैक्टर्स है, हम बोल देंगे इनको ये एलील है बच्चों, समझ आ गया, ये क्या होते हैं, एलील होते हैं, इतना नोट करो। मैं आपको समझाने जा रही हूँ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम की मदद से। एंटीराइनम स्पीशीज में रेड कलर का फ्लावर क्यों बन रहा होगा, क्योंकि उस फूल के पास एक पिगमेंट होगा जिस पिगमेंट का रंग लाल होगा, ठीक है। और एंटीराइनम स्पीशीज के एक वेराइटी में व्हाइट कलर का फूल क्यों बन रहा होगा, ये जो रेड वाला पिगमेंट है वो नहीं बन रहा होगा तो ये व्हाइट दिख रहा होगा, है ना। रेड पिगमेंट होगा तो ये दिखेगा, रेड पिगमेंट नहीं होगा तो व्हाइट दिखेगा। तो बच्चों एंटीराइनम की स्पीशीज के किसी nth पेयर ऑफ क्रोमोसोम के इस लोकस पे ये जो डीएनए का सेगमेंट है, ये जो जीन है, ये प्रोटीन बनाता है फाइनली, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन एक एंजाइम है बच्चों। ये जो डीएनए का सेगमेंट है ये mRNA बनाता है, और ये mRNA फिर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये प्रोटीन एक एंजाइम है, ठीक है बच्चों। ये एंजाइम क्या काम करता है, किसी सबस्ट्रेट S को रेड पिगमेंट में बदल देता है, किसी सबस्ट्रेट S को बच्चों रेड पिगमेंट में बदल देता है, यानी कि इस सेगमेंट को एक प्रोटीन बनाना है, जब तक ये प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक रेड वाला पिगमेंट नहीं बनेगा, समझ गए। अच्छा बच्चों एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी है, जो सीक्वेंस यहाँ पर है ना डीएनए का, जो सीक्वेंस यहाँ पर है एग्जैक्टली सेम कॉपी, फोटोकॉपी सीक्वेंस यहाँ पर भी है। तो ये भी बच्चों वैसा ही mRNA बनाएगा जैसा इधर वाले क्रोमोसोम ने बनाया है, डीएनए ने बनाया है, ये भी वैसा ही प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, ये एंजाइम भी किसी सबस्ट्रेट S को रेड कलर के पिगमेंट में बदल देता है, ठीक है। अब बच्चों ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम का आपने क्लास 11 में पढ़ा था, एक टर्नओवर नंबर होता है कि वो एक सेकंड में कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। मान लो बच्चों इस एंजाइम का टर्नओवर है 60 पिगमेंट्स पर सेकंड, 60 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड, है ना। कि ये जो रेड कलर का पिगमेंट है, जब ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, है ना, इसने भी एंजाइम बनाया, इसने भी एंजाइम बनाया, तो जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो बढ़िया रेड पिगमेंट बनेगा। रीजन मैं बता देती हूँ, मैंने ये अपनी मर्जी से एक कंडीशन सेलेक्ट करी है ताकि आपको ये समझ आए। देखो बच्चों ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम का टर्नओवर है 60 सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 60 सबस्ट्रेट्स को रेड पिगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, इसका मतलब ये हुआ। इसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। 11 क्लास की बुक खोल के पढ़ लेना एक बार, याद आ जाएगा, उसमें दे रखा है एंजाइम के टॉपिक में। तो वैसे मतलब इतना ही होता है 60 सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड। और ये जो फूल है ना, फूल, इस फूल को लाल रंग का दिखने के लिए इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इसका थ्रेशोल्ड है बच्चों कम से कम 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड बने तो ये फ्लावर बिल्कुल रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। अगर 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड बन रहे हैं तो ये फ्लावर रेड कलर का दिखेगा, वरना ये रेड कलर का नहीं दिखेगा। इससे कम पिगमेंट्स बने, है ना, एक सेकेंड के अंदर, तो ये फ्लावर का कलर उतना रेड नहीं रहेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा पिगमेंट्स बने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है इसका, ठीक है।
ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कोई कलर नहीं आने वाला, इतना होगा तो रेड होगा, इसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद से ऐसा नहीं होगा कि कलर और डार्क हो जाए फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये थोड़ी बायोलॉजी का टेक्निकल चीज़ है। तो बच्चों यहाँ पर जब ये 60 सबस्ट्रेट्स 1 सेकेंड में बनते हैं तो ये भी 60 सबस्ट्रेट्स बनाएगा, ये भी 60, हमारे पास ये दोनों लोग ही सेम एंजाइम बना रहे हैं, ये भी बना रहे 60 रेड पिगमेंट्स, ये भी बना रहे 60 रेड पिगमेंट्स। तो इनके रिजल्ट में इस वाली कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है बच्चों 120 पिगमेंट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 120 पिगमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि जब दोनों मिलके बनाएंगे तो हमें 120 पिगमेंट्स मिल रहे हैं, यानी कि जो कलर आएगा वो रेड आएगा, ठीक है। यानी कि ये भी कैपिटल आर है बच्चों और ये भी कैपिटल आर है, दोनों ही पिगमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों ये जो एलील है, इस एलील का नेचर में वेरिएशन आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे कि जो जब डीएनए से जब कॉपी होता है ना, ऑफिस में जाते हैं तो कभी कभी ना वेरिएशन आ जाती है, यानी कि कोई एक बेस पेयर थोड़ा सा बदल जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों मान लो यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, क्या हुआ, ये जो एलील है कैपिटल आर वाला, इसको नाम दे देते हैं अनमॉडिफाइड एलील, कैपिटल आर को नाम दे देते हैं बच्चों अनमॉडिफाइड एलील, ठीक है। अब मान लो वेरिएशन आ गई तो मैं उसको नाम दे देती हूँ स्मॉल आर, और स्मॉल आर का मतलब होगा बच्चों मॉडिफाइड एलील। अब बच्चों ये मॉडिफाइड एलील का मतलब क्या है, इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गई, ये क्या है, ये डीएनए का एक सीक्वेंस है, यानी कि बहुत सारे बेस पेयर्स लाइन से लगे हुए हैं, कोई एक बेस पेयर ऐसा है जो थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। मान लो एक ही जगह टी आ गया कहीं पर, उसकी वजह से एलील मॉडिफाई हो गया, इसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो गया। तो अब ये मॉडिफाइड एलील डीएनए का ही एक टुकड़ा है ना। अब ये टुकड़ा एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, है ना, क्योंकि डीएनए का पार्ट है तो भाई एमआरएनए फिर प्रोटीन तो बनाना ही है। अभी क्या क्या कर सकता है बच्चों, हो सकता है इस मॉडिफाइड एलील की वजह से नॉर्मल एंजाइम ही बन रहा हो, आपकी बुक में लिख रहे हैं हो सकता है कि नॉर्मल एंजाइम ही बन रहा हो। बच्चों यहाँ पे ऐसा चेंज तो आया, बट जो प्रोटीन बना फाइनली उसकी फंक्शनिंग में उसकी जो एफिशिएंसी है कि 60 सबस्ट्रेट्स 1 सेकंड में टर्नओवर करने हैं, रेड पिगमेंट में बदलने हैं, तो इस चीज़ में उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो बच्चों इस केस में जो मॉडिफाइड एलील होगा वो अनमॉडिफाइड एलील के ही इक्विवेलेंट होगा, जो मॉडिफाइड एलील होगा बच्चों वो अनमॉडिफाइड एलील के ही इक्विवेलेंट होगा, और वो रेड कलर का पिगमेंट ही और वो रेड कलर का फ्लावर ही बनाएगा, यानी कि जो हमें दिखाई देगा, भले ही अंदर मॉडिफिकेशन हो गया हो पर एंजाइम नॉर्मल बन रहा है तो हमें दिखाई नॉर्मल ही चीज़ देगी, समझ आया। मतलब जीनोटाइप में चेंज हुआ है, ठीक है, पर फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ। जीनोटाइप मॉडिफाई हो गया है पर फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं हुआ है बच्चों, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो बच्चों हमें दिखाई क्या देगा, हमें ऐसा लगेगा कि डोमिनेंट ट्रेट ही विजिबल है रेड पिगमेंट वाला। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बने, लेस एफिशिएंट एंजाइम बने। लेस एफिशिएंट एंजाइम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हो सकता है उसका टर्नओवर नंबर थोड़ा सा कम हो गया हो। एनसीईआरटी ने इस बात को अच्छे से स्पेसिफाई नहीं करा है, उसने बस ये लिखा है कि जो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा अगर मॉडिफाइड एलील से, तो वो अनमॉडिफाइड एलील के ही इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, और उसके फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा बोला है एनसीईआरटी ने। बट ये लेस एफिशिएंट एंजाइम का मतलब क्या है उसे समझ लो बच्चों। अगर लेस एफिशिएंट एंजाइम है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एलील से जो एंजाइम बन रहा था उसका टर्नओवर 60 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड था, पर ये जो मॉडिफाइड एलील जब लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, मान लो इसका टर्नओवर है बच्चों 30 सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 30 सबस्ट्रेट्स का वो पिगमेंट बना सकता है, ठीक है। 30 सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्शन करेगा एक एंजाइम और उनको पिगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये है बच्चों लेस एफिशिएंट एंजाइम, सॉरी मान लो बच्चों 50 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड बना रहे हैं और मिनिमम टू मिनिमम हम ले लेते हैं 40 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड बना रहे हैं, 50-40 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड बना रहे हैं, तो ये एंजाइम इसके कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट हो गया। पर क्या इस फिनोटाइप में चेंज आया बच्चों? देखो हमारे पास
पास बच्चों ये है कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर, मॉडिफाइड एलील हो गया। ये तो कैपिटल आर है, ये नॉर्मल एलील है, अनमॉडिफाइड एलील है। ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाएगा वो जो एक एंजाइम होगा उसका टर्नओवर होगा 60 सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये है स्मॉल आर, यानी कि ये एलील मॉडिफाई हो गया, इसलिए मैंने इसका लेटर चेंज कर दिया है। जब ये मॉडिफाई हो गया है तो हो सकता है ये लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा हो, ठीक है। लेस एफिशिएंट एंजाइम मतलब 40 सबस्ट्रेट्स बनाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो बच्चों ये 40 सबस्ट्रेट्स का टर्नओवर करेगा बच्चों 1 सेकेंड में। ओवरऑल ये 1 सेकेंड में कितने पिगमेंट्स बना रहे हैं दोनों मिलके? 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में दोनों मिलके 100 पिगमेंट्स बना रहे हैं बच्चों। अब ये जो 100 पिगमेंट्स हैं, क्या इन 100 पिगमेंट्स से रेड कलर आएगा फ्लावर में? तो बच्चों इनकी थ्रेशोल्ड है 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड, कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गया तो भी चलेगा, तो भी वही कलर आएगा, बट इससे कम हो गया तो कलर बदल जाएगा या हल्का हो जाएगा। तो बच्चों 100 पिगमेंट्स बन रहे हैं तो भी रेड ही कलर का ट्रेट आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलील भले ही मॉडिफाई हो गया है, पर अगर वो नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है तो हो सकता है बच्चों, इस वाले केस में हो सकता है, इस वाले केस में 100% श्योर है कि फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगा, जीनोटाइप में भले ही चेंज हो गया हो, समझ गए। जीनोटाइप हेटेरोजाइगोट है, बट रिजल्ट में क्या है? नो चेंज है। अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये मॉडिफाइड एलील ऐसा एंजाइम बना रहा हो जो फंक्शनल ना हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा हो। अगर बच्चों नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा तो अगर बच्चों एक के पास कैपिटल आर है, दूसरे के पास स्मॉल आर है और ये नॉन फंक्शनल एंजाइम है, तो नॉन फंक्शनल एंजाइम का बच्चों टर्नओवर कितना हो जाएगा? 0। एंजाइम तो काम ही नहीं कर रहा, जब वो काम ही नहीं कर रहा यानी कि वो सबस्ट्रेट्स को पिगमेंट्स में बदल ही नहीं रहा, तो इसका टर्नओवर हो जाएगा 0। और ओवरऑल ये दोनों मिलके, है ना, इसने जो प्रोटीन बनाया, इसने जो प्रोटीन बनाया, ये दोनों मिलके 1 सेकंड में कितने सबस्ट्रेट्स को पिगमेंट में बदल रहे होंगे? 60 को सिर्फ। और थ्रेशोल्ड कितनी है बच्चों? 100 पिगमेंट्स 1 सेकंड में बनने चाहिए, तभी रेड कलर आएगा। क्या इस केस में रेड कलर आएगा? रेड कलर तो नहीं आएगा बच्चों, थोड़ा हल्का कलर जरूर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम 100 चाहिए, यहाँ बन रहे हैं 60। तो बच्चों नॉन फंक्शनल एंजाइम अगर हुआ तो क्या होगा? फिनोटाइप में विजिबल चेंज आएगा, ठीक है। उस केस में मॉडिफाइड एलील से फिनोटाइप भी मॉडिफाई हो जाएगा, या फिर एक ऐसा एलील ऐसा मॉडिफाई हो जाए कि वो प्रोटीन ही ना बनाए, मतलब डीएनए से एमआरएनए बने, एमआरएनए से प्रोटीन ही ना बने, ठीक है, नो प्रोटीन एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल, एंजाइम ही ना बने। तो बच्चों अगर इसने एंजाइम ही नहीं बनाया तो टेक्निकली अभी भी इसका टर्नओवर 0 है, तो अभी भी ये 60 पिगमेंट्स ही बनाएगा 1 सेकंड में। तो बच्चों ये तो ये वाला और ये वाले केस में क्या होगा? मॉडिफाइड एलील से फिनोटाइप में डिफरेंस आएगा, समझ आया? मॉडिफाइड एलील से फिनोटाइप में डिफरेंस आएगा। अच्छा बच्चों अगर मान लो ये हेटेरोजाइगोट हो जाए, है ना, ये वाला भी स्मॉल आर हो जाए और ये वाला भी स्मॉल आर हो जाए, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, तो इसका टर्नओवर भी 0, इसका भी टर्नओवर 0। तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 0 पिगमेंट्स बन रहे हैं 1 सेकंड में, यानी कि पिगमेंट ही नहीं बन रहा रेड कलर का, यानी कि कलर कौन सा आएगा बच्चों? व्हाइट कलर का कलर आएगा, समझ गए? यानी कि रेड कलर आने के लिए इन दोनों में से कोई भी कंडीशन चलेगी। व्हाइट पिंक कलर आने के लिए बच्चों हेटेरोजाइगोट होना चाहिए, क्योंकि उस केस में सिर्फ एक ही पार्टी कलर बना रही है, दूसरी पार्टी कलर ही नहीं बना रही, ठीक है। यानी कि थ्रेशोल्ड रेड कलर के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो पार ही नहीं हो रहा, ठीक है। और नो एंजाइम एट ऑल में भी रेड कलर, अगर मतलब हेटेरोजाइगोट कंडीशन है तो पिंक कलर आएगा, और जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है ये वाली तो व्हाइट कलर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो डोमिनेंस हुआ है, डोमिनेंस का कारण क्या है बच्चों? डोमिनेंस का कारण है कि ये और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तभी डोमिनेंस आएगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही काम कर रहा है अपनी फुल एफिशिएंसी से और एक नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम नहीं बना रहा, तो बच्चों इनकम्प्लीट डोमिनेंस आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ठीक है,
और अगर दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही क्रोमोसोम से डोमिनेंट वाला एलील एब्सेंट है, तो उस केस में क्या बनेगा बच्चों, रिसेसिव वाला ट्रेट हमें विजिबल होगा। अब समझ आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट, कि अगर क्यों कैपिटल आर होता है तो डोमिनेंस होता है, क्योंकि उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस, यानी कि दोनों ही बढ़िया मात्रा में पिगमेंट्स बना रहे हैं तब वो रेड कलर आता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बच्चों कब होता है, जब कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, एक काम कर रहा होता है, एक काम नहीं कर रहा होता, यानी कि एक ही डोमिनेंट, दोनों पेयर ऑफ फैक्टर्स में से एक ही डोमिनेंस दिखा रहे, दूसरा दिखा ही नहीं पा रहा। तो इस केस में एंटी राइनम के केस में बच्चों, ये जो एंटी राइनम का फूल है इसके केस में डोमिनेंस दोनों जीन के साथ में काम करने की वजह से आ रही है। कारण क्या है यहाँ पे डोमिनेंस का, रीजन ऑफ डोमिनेंस है बच्चों, दोनों जीन्स एक साथ काम कर रहे हैं। लिख लो, रीजन ऑफ रेड डोमिनेंस, both factors working together. यहाँ पे डोमिनेंस का कारण है दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। अगर दोनों में से एक ने भी काम करने बंद कर दिया तो डोमिनेंस आधी रह जाएगी या फिर कम रह जाएगी, उसे बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझसे कोई बच्चा सवाल कर सकता है कि मैडम आपने लेस एफिशिएंट एंजाइम अपनी सहूलियत के हिसाब से 40 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड टर्नओवर बना के रख लिया, हो सकता है कि यहाँ पर 30 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड बन रहे हो, उस केस में तो लेस एफिशिएंट एंजाइम नॉर्मल एंजाइम के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि 30 + 60 = 90, हमें चाहिए 100। तो बच्चों आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है यहाँ पर, जो एनसीईआरटी कहना चाह रही है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लेस एफिशिएंट एंजाइम तो लिख दिया, बट यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा कि कितना लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से स्पेसिफाई करा है बच्चों, इतना लेस एफिशिएंट हो, इससे कम एफिशिएंट एंजाइम हो गया जैसे कि 30 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड या फिर 39 सबस्ट्रेट्स पर सेकंड, तो फिर बच्चों कलर में थोड़ा चेंज आ जाएगा, है ना। तो वो नॉर्मल की तरह काम नहीं कर, फिनोटाइप नॉर्मल के जैसा नहीं दिखा रहा होगा। आगे समझ, तो बस मैंने इस चीज़ को स्पेसिफाई किया, ये एक थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन थी वहाँ पे, उन्हें थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखना चाहिए था इस बात को। इसको नोट करो बच्चों। अब बच्चों आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि जो ग्रीन कलर का पॉड है और वो जो येलो कलर का पॉड है, वहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस, वहाँ पे डोमिनेंस के पीछे का कारण क्या है? वहाँ पर अगर हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है तो ग्रीन और येलो के बीच का कलर हमें क्यों नहीं दिखाई देता, जैसा कि यहाँ दिखाई देता है। तो बच्चों अगेन हमें उसके कारण में जाना पड़ेगा, है ना, कि वहाँ पे जेनेटिक लेवल पे क्या काम हो रहा है। आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जब एक ग्रीन कलर का पॉड था, ये क्या है, ग्रीन पॉड, ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन पॉड। और बच्चों ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग येलो पॉड। ठीक है, इन दोनों का बच्चों हमने अगर क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? F1 जनरेशन में आपको देखने को मिलता है ग्रीन कलर के पॉड वाले ऑफस्प्रिंग्स, ऑल ग्रीन। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था? यहाँ पर पिंक देखने को मिल रहा था, हट गया यहाँ से। यहाँ पर इस केस में पिंक देखने को मिल रहा था, यहाँ ग्रीन क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों? अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, ग्रीन डोमिनेंट है, इसका मतलब ग्रीन को कैपिटल वाई से लिख लो, येलो को स्मॉल वाई से लिख लो। ठीक है, तो अगर हम इसका क्रॉस करने लग जाएं, आई होप आप लोगों को ये विजिबल होगा, अगर हम इसका क्रॉस करने लग जाएं तो हमें मिलेगा वाई 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 वाही हो गई, सॉरी बेकार जो है ना, ये मिल जाए तो क्या होगा बच्चों? ये सारे एक ही जीनोटाइप है और हमें दिखाई क्या दे रहा है? ग्रीन। तो हमने कहा कि इसका जो जीनोटाइप निकल के आया F1 जनरेशन का, वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। इस बात का मतलब क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि इनमें से एक दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा। ग्रीन वाला येलो वाले पे डोमिनेंट है, उसका मतलब मेंडल ने कहा अपने मन में ऐसा समझ लो कि अगर एक डोमिनेंट है तो उसे समझ लो वो दिखाई देगा और रिसेसिव वाले को वो दिखने नहीं देगा। अब इसका बायोलॉजिकल मतलब क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर चीज थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ऐसे ही टर्नओवर वाले एग्जाम्पल से लेके समझाती हूँ। जैसे कि मान लो ये कोई पेयर ऑफ क्रोमोसोम है,
nth पेयर ऑफ क्रोमोसोम है 5 से टाइप 1 का, उसके इस वाले लोकस पे पॉड के कलर को बताने के लिए डीएनए का टुकड़ा प्रेजेंट है, ठीक है। उस डीएनए के टुकड़े से एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। वो अच्छा ग्रीन कलर पॉड का क्यों आएगा, किसी भी चीज का ग्रीन कलर क्यों आता है, क्लोरोफिल के आने की वजह से, कॉमन सेंस है बच्चों। तो हो सकता है कि ये किसी ऐसे इससे कोई ऐसा एमआरएनए बन रहा हो जो एक ऐसा प्रोटीन बना रहा हो, जो एक ऐसा एंजाइम हो, जो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट्स को क्लोरोफिल में कन्वर्ट कर देता हो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ की गेम देखो, है ना, यहाँ पे क्या गेम होती होगी, यहाँ पर ये जो एंजाइम बना रहा है ना, उसका एंजाइम का टर्नओवर है बच्चों 100 सबस्ट्रेट्स पर सेकेंड, यानी कि 100 सबस्ट्रेट्स को वो क्लोरोफिल ए में कन्वर्ट कर देगा 1 सेकेंड में, ठीक है। और पॉड के ग्रीन कलर होने की कंडीशन क्या है, ये जो पॉड है ये ग्रीन कलर का क्यों है, जैसे यहाँ पे ये फ्लावर का कलर ग्रीन था कि 1 सेकेंड में 100 पिगमेंट्स बने। इसका जो टर्नओवर होना चाहिए ग्रीन होने के लिए, इसका जो थ्रेशोल्ड है बच्चों, वो है बच्चों मान लो 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड, 100 पिगमेंट्स पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों मान लो ये दोनों ही डोमिनेंट वाले हैं, ये भी कैपिटल वाई है, ये भी कैपिटल वाई है, तो ये वाले का भी कितना है 100, ये भी ये भी ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसका टर्नओवर 100 होगा, ये वाला भी ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसका टर्नओवर बच्चों 100 होगा 1 सेकंड में। तो इन दोनों का टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल होगा बच्चों 200 पर सेकंड, 1 सेकंड में 200 पिगमेंट्स बनेंगे। और थ्रेशोल्ड कितना है बच्चों 100, तो यहाँ पे 100 से ज्यादा हो या 100 के बराबर हो, ग्रीन ही कलर आना है, ठीक है। तो बच्चों अगर दोनों डोमिनेंट हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर आने वाले हैं। अब बच्चों मान लो ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें ये जो पॉड के कलर के ट्रेट वाला लोकस है वो यहाँ पर है, इसमें एक तो कैपिटल वाई है, नॉर्मल एलीली है, पर यानी कि अनमॉडिफाइड एलीली है, हमने यहाँ पे बात करी थी ना अनमॉडिफाइड एलील की, बट ये एक मॉडिफाई हो गया, इसके सीक्वेंस में थोड़ी सी बदलाव आ गई है ना। और वो बदलाव ऐसी आई कि वो या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रही है या फिर कोई एंजाइम नहीं बना रही। मान लो नॉर्मल एंजाइम ने लेस एफिशिएंट बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, तो ग्रीन ही कलर आना है। पर अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम एट ऑल बना दिया तो क्या होगा, अगर इसने नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दिया, इसका टर्नओवर हो गया 0, इसका टर्नओवर हो गया 100, ठीक है। तो इन दोनों के टोटल का टर्नओवर कितना होगा बच्चों, टोटल का 100 + 0 100, 1 सेकंड में 100 सबस्ट्रेट्स पिगमेंट में बदल रहे होंगे, क्लोरोफिल में बदल रहे होंगे। और ग्रीन कलर होने के लिए बच्चों मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना है, 1 सेकंड में बस हमें 100 पिगमेंट बना के दे दो, हम मिल जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे 100 बन रहा है, तो अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है तो उस केस में भी हमारे को ग्रीन कलर ही मिलेगा। और जो मेंडल ने देखा कि डोमिनेंस शो कर रहा है वो इस कारण से शो कर रहा है, तो बच्चों इस केस में डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि डिपेंड करता है आपने कैरेक्टर कौन सा चूज करा है। अगर आपने पॉड के कलर का कैरेक्टर चूज करा है ना तो वहाँ पे डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट आराम से लग जाएगा, क्योंकि अगर एक जीन भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर एक एलील भी अगर पिगमेंट बना रहा होगा तो वो इतना इनफ अमाउंट में पिगमेंट बना देगा कि ग्रीन कलर आ जाए, ठीक है। अब बच्चों मान लो यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों ही स्मॉल वाई है, यहाँ पे बस थोड़ा सा और लिख दे रही हूँ मैं, है ना। मान लो ऐसी कंडीशन आ गई बच्चों कि दोनों ही स्मॉल वाई है, ये भी स्मॉल वाई है और ये वाला भी बच्चों स्मॉल वाई है। उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में तो कोई पिगमेंट ही नहीं बनेगा, टोटल 0 हो जाएगा, है ना। जब ग्रीन कलर का पिगमेंट ही नहीं बना, ग्रीन कलर का पिगमेंट कौन सा, क्लोरोफिल ही नहीं बना, तो चीजें कैसी दिखाई देगी, पीली दिखाई देंगी ना, येलो कलर की, ठीक है। ग्रीन कलर क्यों आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से, पर अगर क्लोरोफिल का पिगमेंट है ही नहीं तो कलर कैसा दिखाई देगा, येलो, ठीक है। तो इस केस में स्मॉल वाई के केस में कलर कैसा आने वाला है बच्चों, समझ आ गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट और डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगी, डोमिनेंस जो होता है, डोमिनेंस इज द
ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। एनसीईआरटी ने लिखी है आपकी बहुत प्यारी सी बात, डोमिनेंस is the autonomous feature of gene। ठीक है, डोमिनेंस जीन का ऑटोनॉमस फीचर होता है कि आपकी जीन कौन सा है, वो काम कैसे कर रहा है। अगर जीन इस तरह से कुछ काम कर रहा है तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे डोमिनेंस क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों जीन काम कर रहे हैं, है ना, सिर्फ तभी डोमिनेंस देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ जीन का एक ही एलील काम करेगा तो वहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगी। पर इस वाले केस में, इस पर्टिकुलर जीन के केस में, यहाँ पे अगर दोनों एलील काम कर रहे हैं तो भी आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगी, और अगर एक ही एलील काम कर रहे हैं तो भी आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगी। यानी कि जीन पे डिपेंड करता है कि डोमिनेंस शो हो रही है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हो रही है। ठीक है, समझ आया? तो डोमिनेंस क्या है, जीन का ऑटोनॉमस फीचर है। कोई डाउट है इस चीज़ में? अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उस चैनल में डाल सकते हो। ठीक है, और आज के लिए बच्चों इतना ही। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस को मुझे समझाना था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको को डोमिनेंस समझाऊंगी। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और अब तक जितना भी पढ़ाया है मेंडल के कैरेक्टर्स वगैरह, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज डाल दूंगी। वो सारे एमसीक्यूज बच्चों आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, और कमेंट सेक्शन में इमेजेस अपलोड कर देना या फिर आंसर्स टाइप करके डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक मैं इनके आंसर्स भी अपलोड कर दूंगी इसी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।